साल 1991 देश एक इकोनॉमिक कोलैप्स से बस चंद कदम दूर था और उस वक्त इंडिया के सामने थी दो बड़ी चॉइसेस, रिफॉर्म और रूइन, बदलो या बर्बाद हो जाओ। उस पिवटल मोमेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने एक फैसला लिया, एक ऐसा डिसीजन जिसने देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल के रख दी। देश ने डेकेड से चले आ रहे प्रोटेक्शनिज्म को, ट्रेड बैरियर्स को खत्म कर दिया और वहीं से शुरुआत हुई लिबरलाइजेशन की। दैट सेट द स्टेज फॉर डेकेड्स ऑफ ग्रोथ। ये इंडिया का पहला बड़ा कदम था ग्लोबल मार्केट्स की ओर, अ हाई स्टेक्स गैम्बल दैट एक्चुअली पेड ऑफ। पर आप सोच रहे होंगे अचानक लिबरलाइजेशन की बात क्यों? 34 सालों बाद देश एक और ग्लोबल स्टॉर्म का सामना कर रहा है। जब पूरी दुनिया इंक्लूडिंग इंडिया पर एक ट्रेड वॉर का खतरा हो तो सवाल तो उठता ही है, क्या ये हमारे लिए एक और 1991 मोमेंट है? बिकॉज रेडी और नॉट, चेंज इज कमिंग। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वापसी करते ही निकाल ली है टैरिफ मिसाइल्स। द यूएस हैज अनलीश्ड अ बोल्ड स्ट्राइक। सभी इंडियन एक्सपोर्ट्स पर 26% टैरिफ, वन ऑफ द स्टीपेस्ट अमेरिकन टैरिफ्स इन अ सेंचुरी। बट क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से इंडिया अमेरिका से आने वाली चीजों पर जरूरत से ज्यादा टैरिफ्स यानी कि टैक्सेस लगाता है और इसीलिए अब अमेरिका ने भी जैसे को तैसा वाली कसम खा ली है, यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स की झड़ी। रेसिप्रोकल टैरिफ्स तो ट्रंप ने ऑफिशियली 2 अप्रैल को अनाउंस किए, बट टैरिफ्स लगाने की शुरुआत उससे पहले ही कर दी थी। स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल्स और ऑटो पार्ट्स, इन सब पर ब्लैंकेट 25% टैरिफ्स। शुक्र है रेसिप्रोकल टैरिफ्स में एटलीस्ट इन पर फिर से और टैरिफ नहीं लगे, बट जिन पर लगे दोज आर स्टिल हर्टिंग, आईटी एंड सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग। हालांकि ट्रंप ने अभी 90 डेज का फुल पॉज अनाउंस किया है ऑन रेसिप्रोकल टैरिफ्स एक्सक्लूडिंग चाइना। ये हमें और हमारे मैन्युफैक्चरर्स को एक ब्रीदिंग स्पेस देगा और उन्हें एक मौका देगा टू अडैप्ट फास्ट, रीथिंक देयर एक्सपोर्ट strategy, reduce their reliance on US and target new markets to stay competitive. Currently, there is a 10% baseline tariff for all, including India, so थोड़ी राहत की बात तो है। Now let's understand कि ट्रंप के टैरिफ्स को लेकर इतना ज्यादा डर क्यों है? जब टैरिफ या ड्यूटी बढ़ते हैं तो SME, MSME या बिजनेस ओनर कैसे इंपैक्ट होते हैं? इंडिया में 5.93 करोड़ registered MSMEs हैं, contributing 30% of our GDP and over 45% of our exports. मतलब कि ये इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन से कम नहीं है और उनमें से ज्यादातर डिपेंडेंट है स्टेबल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स और प्रेडिक्टेबल इनपुट कॉस्ट्स पर। और जब टैरिफ्स बढ़ते हैं तो प्राइसेस भी बढ़ते हैं, मेकिंग बिजनेस डिफिकल्ट। एक और इशू है चाइना पर लगे यूएस के टैरिफ्स। हाई टैरिफ्स की मार झेलने के बाद चाइना को एक मार्केट तो चाहिए होगा अपने अनसोल्ड गुड्स को बेचने के लिए। अगर वो मार्केट इंडिया हुआ तो व्हाट इफ चाइनीज एक्सपोर्ट्स स्टार्ट टू फ्लड इंडियन मार्केट्स? चाइना के अल्ट्रा चीप प्रोडक्ट्स के आगे क्या हम यानी कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स टिक पाएंगे? इसीलिए इंडियन फैक्ट्रीज को फिलहाल डबल थ्रेट है, टैरिफ्स शटिंग देम आउट ऑफ द यूएस एंड सेकंड थ्रेट, अ वेव ऑफ चाइनीज गुड्स मसलिंग इन एट होम। इंडिया के एक्सपोर्ट्स आज क्रॉस रोड्स पर हैं, एक्सपोर्ट्स वर्थ $74 बिलियन टू द यूएस। ऑब्वियसली इनिशियल रिएक्शन के तौर पर हमें दिखा मार्केट्स में पैनिक, बट कहानी यही खत्म नहीं होती। व्हाट इफ आई से दैट नॉट ऑल इज लॉस्ट? फॉर इंडिया 26% टैरिफ्स वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं है। यूएस ने बाकी कंट्रीज पर हमसे कहीं ज्यादा टैरिफ लगाए हैं, कंपेयर टू 54% टैरिफ्स ऑन चाइना, 46% ऑन वियतनाम एंड 37% ऑन बांग्लादेश, इफेक्टिव April 9th. इंडिया एक्चुअली गॉट ऑफ समवॉट लाइटली, पर ये बात भी सच है कि इन टैरिफ्स ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर एक गहरी चोट की है। पर मैंने कहा ना, नॉट ऑल इज लॉस्ट। आप ही सोचिए, करंट सिनेरियो में इंडियन गुड्स वियतनाम और बांग्लादेश के गुड्स से चीपर भी तो हो जाएंगे, गिविंग देम अ स्लाइट एज इन द यूएस मार्केट। सो हाँ, पेन इज रियल बट इट इज नॉट अ डेथ सेंटेंस। अगर हम ओवरऑल इंपैक्ट भी देखें तो टैरिफ से इंडिया की जीडीपी 0.5% हिट हो सकती है, ऐसा कई इकोनॉमिस्ट्स कह रहे हैं। स्टील, एल्यूमिनियम और टेक्सटाइल्स जैसे सेक्टर्स जो कि यूएस एक्सपोर्ट्स पर काफी रिलायंट हैं, को धक्का लग सकता है, बट यहाँ पर भी एक सिल्वर लाइनिंग है। फिलहाल के लिए फार्मा को रेसिप्रोकल टैरिफ्स की इस लिस्ट से अलग रखा गया है। ट्रंप ने इसको चेंज करने की धमकी तो दी है, पर करंटली इंडियाज जेनेरिक ड्रग एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका, which by the way stands at $9 billion, remain unhurt. एनर्जी गुड्स जैसे कि रिफाइंड पेट्रोलियम also cleared. तो ये जो exemptions हैं along with a discounted tariff rate of 26%, इंडिया
को थोड़ा कुशन तो दे रहे हैं। चलिए अब आते हैं हम इंडिया के रेस्पॉन्स पर। इंडिया के पास ऑप्शन तो था, बट इट डिड नॉट ऑप्ट फॉर रिटेलिएशन। उसकी जगह इंडिया ने अपनाई है काम और कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी। इंडिया को पता था कि उनकी तरफ क्या आ रहा है और टैरिफ इंपोज होने से पहले ही उसने डिप्लोमेटिक चैनल्स यानी कि बातचीत को ओपन कर दिया। ये इंडिया का एक तरीके का सिग्नल था कि वो नेगोशिएशंस के लिए रेडी है। इंडिया मेड इट्स मूव यूएस गुड्स पर टैरिफ्स कट करके बर्बन विस्की और हार्ले डेविडसन बाइक्स पर ड्यूटीज को कम कर दिया गया। पर क्यों? ताकि यूएस के कंसर्न्स को और टेंशंस को कम किया जाए। बट यू सी, इंडियन डोमेस्टिक मार्केट भी देश का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इमेजिन अ 3 ट्रिलियन इकोनॉमी विद 1.4 बिलियन कस्टमर्स। है ना बड़ा एडवांटेज? हाँ, हो सकता है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स को एक धक्का लगे, बट इंडिया के इंटरनल कंजम्पशन की वजह से डोमेस्टिक बिजनेसेस वोंट क्रैश। आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कुशन है, एक ऐसी शील्ड है जिसको इंडिया आगे कर सकता है शॉक को अब्सॉर्ब करने के लिए, और तब तक शायद बिजनेसेस को भी टाइम मिल जाए ये जो बदलते हुए डायनामिक्स हैं उसके हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। पर एक चैलेंज है, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को एंश्योर करना पड़ेगा कि देश में कंजम्पशन का लेवल स्ट्रॉन्ग बना रहे और एक्सपोर्ट्स भी बढ़े। क्योंकि देखा जाए ना तो इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एक पैराडॉक्स है। हम दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक हैं, पर ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में हमारा शेयर केवल 1.5% है। इट इज टाइम वी इंक्रीज दैट सिग्निफिकेंटली। ऑल्सो सालों से ना इंडिया का एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है लार्ज ट्रेड डेफिसिट्स, मतलब कि एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट्स, और इसीलिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने हाई इंपोर्ट टैरिफ भी मेंटेन करके रखे हैं। ये प्रोटेक्शनिस्ट स्टांस एक और चीज भी हाईलाइट करता है, इंडिया अभी भी पूरी तरीके से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें इंटीग्रेट नहीं हुआ है। एक्सपोर्ट्स बास्केट अभी भी नैरो है, जो कि लार्जली डोमिनेटेड है रिफाइंड पेट्रोलियम, टेक्सटाइल्स, जेम्स और फार्मा जैसी चीजों से। वी हैव नॉट एक्सप्लोडेड द वे चाइना डिड। इसका असर क्या हुआ है ये हम डेटा से समझते हैं। थोड़ी ग्रोथ तो है, बट अभी भी इंडिया की एक्सपोर्ट ग्रोथ एवरेज है। फॉर अ कंट्री एस्पायरिंग टू बी अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इट नीड्स टू बिकम अ ट्रू एक्सपोर्ट पावर हाउस। तो क्या ये 1991 के जैसा ही एक और मौका है टू राइज अप एंड रोर? आई थिंक यस। इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। हम ऑलरेडी यूके, EU और बाकी साउथ एशियन कंट्रीज से बात कर रहे हैं फॉर बेटर ट्रेड डील्स। बेसिकली इंडिया अब अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी को यूएस से हटाकर यूरोप और एशिया की ओर पिवट कर रहा है फॉर फ्रेश अपॉर्चुनिटीज। दूसरा पॉइंट, सेल्फ रिलायंस। इंडिया अब अपने घर में ही मौजूद अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट कर रहा है। मेक इन इंडिया जैसे सेल्फ रिलायंस कैंपेन्स के जरिए PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम्स भी हैं, जो कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बनी है। बेसिकली द आइडिया इज टू टर्न दिस क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी, यानी आपदा में अवसर खोजने वाली बात। ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को अट्रैक्ट भी करना है जो कि इस समय चाइना के अलावा और भी ऑप्शंस ढूंढ रहे हो। और हाँ, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को दुनिया के लिए चीजें बनाने के लिए इनकरेज भी करना है एंड अल्टीमेटली इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। अब सवाल ये है कि मौका तो है, पर क्या इंडिया विल सीज दिस मोमेंट? ऑनेस्टली कहूँ तो हमें ट्रम्प का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस ट्रेड वॉर ने इंडिया को अपनी कमजोरियों का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया, बट यही तो टाइम है टू इमर्ज स्ट्रॉन्गर। इफ इंडिया प्लेज इट्स कार्ड्स राइट, तो ये टैरिफ शॉक एक्चुअली एक पुश हो सकता है अपने लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स को स्टार्ट करने के लिए और दुनिया के इकोनॉमिक स्टेज पर अपनी जगह को और ज्यादा पक्की करने के लिए। द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग और इंडिया के पास चॉइस है अडैप्ट एंड थ्राइव, या फिर इस तेजी से बदलती ट्रेड की दुनिया को बस साइड से चुपचाप देखते रहें। द नेक्स्ट मूव इज इंडियाज। अब जो भी कदम उठाया जाएगा वो आने वाले डेकेड्स में हमारी पोजीशन को डिफाइन करेगा। सच कहूं तो खेल तो शुरू हो चुका है एंड इंडिया हैज नेवर हैड अ बिगर चांस टू विन। जल्द मिलते हैं इम्पैक्ट के नेक्स्ट एपिसोड में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.